पति की लाश पड़ी हुई थी और मेरी सास ने मुझे मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोती हुई जा रही थी कि अचानक मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी जो गोद में बच्चा उठाए चिल्ला रही थी कि कोई मेरी मदद करो वरना मेरा बच्चा मर जाएगा। मेरे पास उस वक्त 1000 के नोट थे। मैंने उसे दे दिए और वो खुशी से मुझे दुआएं देती हुई बोली, बेटी तू वापस अपने घर चली जा, तुझे ऐसी खुशी मिलेगी जो आज तक किसी भी औरत को न मिली होगी। मैं हैरान हुई कि भला मुझे क्या मिल सकता है, पर उस औरत की बात सुनकर मैं वापस अपने ससुराल आई। पर जैसे मेरी नज़र मेरे पति की लाश पर पड़ी तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरे पति आज रोज से जल्दी अपने काम से घर आ गए थे। मैंने उनसे कहा जल्दी से नहा लीजिए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। मैं और मेरी सास खाना खा चुके थे, सिर्फ मेरे पति ही बचे थे। मैं किचन में गई और जल्दी से फ्रिज खोलती तो दोपहर की बची हुई सब्जी थी। मैंने जल्दी से गर्म किया और साथ में ताज़ी रोटी भी बना ली। उसके बाद मैंने चूल्हे पर चाय के लिए पानी चढ़ाया, क्योंकि हम सबकी आदत है खाने के तुरंत बाद हम चाय पीते हैं। मैं खाना लेकर बाहर आई। मेरे पति और सास चौकी पर बैठे हुए थे। मैंने खाना लाकर अपने पति के सामने रख दिया। वो खाना खाने लगे। हम सबके चेहरे पर एक खामोशी थी, जबकि मेरी सास के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो मुझे कुछ गलत होने का संदेश दे रही थी। लेकिन मैंने इस ख्याल को झटक दिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी की आगे कौन सा तूफान आने वाला है। मैं उठकर किचन में आई तो देखा तो चाय उबल चुकी थी। मैंने चाय के कप में चलनी और ट्रे उठाकर बाहर निकाल दी, लेकिन आगे का मंजर देखकर मेरे हाथ से ट्रे नीचे गिर गई और जैसे लगा कि किसी ने मेरी जान निकाल दी। मेरे पति चौकी पर लेटे हुए थे और जोर जोर से अपना सीना मसल रहे थे। मेरी सास घबरा कर उनके हाथ पैर मल रही थी और साथ साथ कह रही थी कि क्या हुआ अजीज, तुझे क्या हुआ, कुछ तो बता। मेरी सास चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। उनकी हालत देखकर मैं भागते हुए अपने पति के पास आई और उन्हें देखकर मैं भी चिल्लाने लगी। मेरे पति का सारा जिस्म नीला पड़ गया था और उनके मुंह से सफ़ेद झाग निकल रहे थे। वो अपना गला पकड़कर बिना पानी मछली की तरह तड़प रहे थे। इससे पहले मैं कुछ समझती या किसी की मदद के लिए बुलाती कि अचानक मेरे पति का जिस्म सूख कर कांटा हो गया और उनके आंखों की पुतलियां भी बेजान हो गई। 2 मिनट में पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। मेरे पति मुझे और अपनी माँ को अकेला छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। मेरे सब कुछ मेरे पति ही थे। उनके इस तरह अचानक मौत ने मुझे दहला कर रख दिया था। मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गई थी। उनके अलावा मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। हमारे घर का शोर सुनकर पड़ोसी के मोहल्ले वाले भी घर में आ चुके थे और आगे का मंजर देखकर वो भी हैरान हो गए। अचानक मुझे अपने आसपास घुटन का एहसास हुआ और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे अपने आसपास की सभी चीज़ें चमकती हुई महसूस हुई। मैंने दीवार का सहारा लेना चाहा, लेकिन मैं अपना सुध-बुध खो बैठी थी। मेरे अगले ही पल में मेरे शरीर के सारे वजन के साथ ज़मीन पर गिर गई। मुझे होश आया तो मैंने खुद को अपने कमरे में पाया। मेरे सर अभी भी भारी था। मैंने इधर उधर देखा तो अगले ही पल में मेरे पति का बेजान वजूद मेरे नज़रों के सामने आया। मैं जल्दी से उठ बाहर आई। सुबह हो चुकी थी। मैं पूरी रात बेहोश थी। मैंने देखा मेरे पति की लाश घर के बाहर पड़ी थी और मेरी सास उनकी चारपाई से लगकर बैठी हुई थी। उनकी आंखों को देखकर लगा जैसे वो पूरी रात रोई हुई। जवान बेटे का गम जो था एक माँ करती तो क्या। फिर जैसे ही मेरे पति के लाश के पास पहुंची तो मोहल्ले की सारी औरतें मुझे देखकर एक दूसरे से कहने लगी, तो देख लो हो गई महारानी की सुबह, कैसी बेशरम औरत है, पति की लाश पड़ी है और यह अपनी नींद पूरी कर कर आ रही है। अरे बेशरम, कुछ तो शर्म करती। तेरी बूढ़ी सास कल शाम से ही चरपाई से लगकर बैठी है। पानी का एक घूंट भी इन्होंने नहीं पिया, फिर भी इन्हें तेरा ही ख्याल रहा कि तुझे उठाया न जाए, कहीं तेरी तबीयत खराब हो जाए तो। इस हाल में भी इन्हें तेरा ही ख्याल रहा। और एक तू है जो पहले अपने पति को जान से मार डाली और फिर बेशर्मी से इस घर में ही रहकर अपनी नींद भी पूरी कर रही है। अरे तुझे तो शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। ऐसे गुरूर से हमारे सामने खड़ी है। मैं हैरानी से उनकी बातें सुन रही थी। वह कितनी सफाई से सारा इल्जाम मुझ पर डाल रही थी। मैं इसी सोच में थी। फिर मैं अपने पति के पास जाने लगी। चारपाई तक पहुंची थी कि मुझे लगा जैसे मेरा बाल कोई खींच रहा हो। मैं जैसे ही मुड़कर पीछे की तरफ देखा तो मेरी सास मेरी बाल मुट्ठी में पकड़ कर खींच रही थी। उन्होंने मुझे किसी अछूत की तरह खुद से दूर फेंका और जाकर दरवाजे के पास गिरी। अपने आप को किसी तरह संभालते हुए मैं फिर चारपाई के पास जाने लगी। तभी मेरी सास मेरी तरफ आई। उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मेरा मुंह लाल हो गया, गाल सूज गया और होठ फट गए और खून बहने लगा। अभी मैं ठीक से संभल नहीं पा रही थी कि उन्होंने बातों ने मेरे पैरों तले ज़मीन खींच ली। वह कह रही थी कि मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ, तुम मेरे बेटे की कातिल हो। तुमने मेरे बेटे को मार दिया, उसकी जान ले ली। जब से मेरे बेटे की ज़िंदगी में आई हो उसकी ज़िंदगी नर्क बनाकर रख दी है।
फिर भी तेरे कलेजे को ठंडक नहीं पड़ी कि तूने उसकी जान ले ली। मैंने उनके आगे हाथ जोड़कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इनकी जान नहीं ली, मैं ऐसा क्यों करूँगी? भला वह मेरे पति थे, आप मुझे उनके पास जाने से ना रोकें। लेकिन मेरी सास ने मेरी किसी बात का असर ना हुआ। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ और गेट के पास ले जाकर धक्के मारकर मुझे बाहर घर से निकाल दिया। मेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। एक तो पति की जुदाई और दूसरा घर से बेघर हो गई। मैं गेट के साथ लग कर रोने लगी। मैं काफ़ी देर तक वहीं पर खड़ी रही, लेकिन अंदर आने वाले सब पत्थर दिल के हो चुके थे। मैं टूटी हुई दिल के साथ सड़क पर चलने लगी। मेरा और कोई ठिकाना नहीं था। जाती तो और कहाँ जाती। अचानक मुझे एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी कि ये भगवान के नाम पर कोई मेरी मदद करो, मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझ पर रहम करो। मैंने देखा मेरी साड़ी के आंचल में बंधा उस वक्त मेरे पास 1000 के नोट थे। मैंने वो नोट उस औरत को दे दिया। उस औरत की गोद एक छोटा बच्चा था जो रो रहा था। शायद उसको भूख लगी थी। उस औरत ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, बेटी कहाँ जा रही हो और रो क्यों रही हो? क्या तुम भी मेरी तरह दुखी हो? मैंने उसकी बात सुनते ही घबराकर इधर उधर देखने लगी तो मैं अपने घर में बहुत दूर निकल आई थी। उस औरत ने कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, तेरी सारी मुश्किल आसान हो, तू सदा खुशी रहे, ऐसे सड़क पर ना चल, जा अपने घर चली जा। मैंने कहा, मेरा कोई घर नहीं, मैं बेसहारा हूँ। उसने कहा, तू बेसहारा नहीं है, जा तू अपने घर चली जा, तेरा घर तेरी राह देख रहा है, तेरे पास जो सब कुछ है, फिर क्यों सड़क की खाक छान रही है? तू तो मल्लिका है जो अपना घर संभाल, अपने घर जा, वहाँ तेरी ऐसी खुशी मिलेगी कि तू कभी सपने में भी नहीं सोच सकती होगी। मैं बड़ी हैरान हुई कि उस घर में तो मेरे जवान पति की मौत हो गई थी, मेरी पूरी दुनिया लूट चुकी थी, भला वहाँ मुझे कौन सी खुशी मिल सकती थी? हालत के आगे मजबूर होकर मैं अपने घर की तरफ जाने लगी और सोचा जाकर देखूं तो सही कौन सी खुशी मिलने वाली है, और खुशी भी नहीं मिली तो एक बार फिर से मैं अपनी सास के पैरों में गिर जाऊंगी। हो सकता है कि उन्हें मुझ पर रहम आ जाए और वो आखिरी बार मुझे अपने पति से मिलने दे। इतने में घर के दरवाजे तक आ चुकी थी। मैंने देखा दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। मैंने धड़कते दिल के साथ घर का दरवाजा खोला, पर दरवाजे खुलते ही सामने का मंजर देख मैं हैरत से दंग में रह गई। मेरा पूरा शरीर कँपने लगा। मेरा नाम रोशनी है। मैं एक छोटे से शहर में रहती हूँ। मेरे साथ मेरे पति और सास रहते हैं। अभी मेरी उम्र 32 साल है। यह बात उस वक्त की है जब मैं 21 साल की थी और मैं शहर में सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ा करती थी। मुझे पढ़ाई के कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पापा की की वजह से मैं मजबूरी में पढ़ाई कर रही थी। मेरे पिता एक मशहूर बिजनेसमैन थे, लेकिन उनका रवैया हमारे प्रति शुरू से ही काफी सख्त रहा था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उन्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। वह हर वक्त गुस्से में रहते। ऐसा नहीं था कि उनकी कोई वजह थी, मैं स्वभाव से ही ऐसे थे। वे उनकी इकलौती बेटी थी, लेकिन फिर भी उन्हें मुझसे कभी प्यार से बातें नहीं की। वो मेरा हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखते, लेकिन मैं उनके गुस्से से परेशान थी कि मैं और मेरी माँ हमेशा फूक फूक कर कदम रखते थे। इसका ख्याल रखते थे कि कोई बात इनकी मर्जी के खिलाफ ना हो। मेरी माँ भी पढ़ी लिखी थी और मुझे पापा के रवैया ने अपने घर वालों से दूर कर दिया। हद से ज़्यादा सख्ती भी इंसान को अपने से दूर कर देती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस दिन जब मैं कॉलेज से घर आई तो मेरे पापा ने बिजनेस पार्टनर अपनी फैमिली के साथ अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर अक्सर हमारे घर आया जाया करते थे। मैंने खाना खाया और सो गई। शाम को सो कर उठी तो माँ ने बताया कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे आशुतोष के साथ तय कर दी है और अगले कुछ दिनों में तुम्हारी सगाई होने वाली है। और उसके बाद शादी। उनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे तन वतन में आग लगा दी। मैंने माँ से इसका विरोध किया तो माँ ने कहा, खबरदार जो उल्टी सीधी कोई हरकत की अपने बाप के गुस्से के वाकिफ होने के तुम इसलिए कोई भी हंगामा करके अपना और मेरे लिए कोई मुश्किल न बढ़ाना। मैं गुस्से में अपने कमरे में चली गई और अपना फ़ोन लेकर तुरंत अजीज़ को फ़ोन मिलाया। रो रो कर उससे कहने लगी कि पापा ने मेरी शादी ज़बरदस्ती अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से करवाना चाहते हैं। तुम जल्दी करो क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। अजीत ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। मैं बहुत परेशान थी। दरअसल मैं अपने क्लासमेट अजीत से प्यार करती थी। अजीत दिखने में ठीक ठाक था। उसका ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था, लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती थी क्योंकि वो बहुत अच्छा था। उसके घर पर सिर्फ उसकी माँ और वो रहते थे। उसके पिता बहुत पहले ही गुजर चुके थे। उसकी बड़ी बहन थी जिसकी शादी पहले हो चुकी थी।
अजीत के पिता का एक छोटा सा कारोबार था जिसको अब अजीत भी संभाल रहा था, लेकिन मुझे इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था क्योंकि मैंने कभी भी अपने पैसे पर घमंड नहीं किया कि मैं बड़े बाप की बेटी हूँ। दिन ऐसे ही गुजरते गए और मेरी सगाई आशुतोष से हो गई, लेकिन मैं इस शादी से खुश नहीं थी। धीरे धीरे करके मेरी शादी का दिन भी आ गया। शादी के एक हफ्ते पहले अजीत और उसकी माँ मेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे। ये सब देखकर मेरे पिताजी ने उनको बेइज्जत कर घर से निकाल दिया और मुझसे मोबाइल भी ले लिया। मैं बहुत ज़्यादा उलझन में थी कि अब मैं क्या करूं। जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन लगभग दोपहर 2 बजे मुझे तैयार होने पार्लर जाना था। माँ ने मेरी सहेली को मेरे साथ भेजते हुए कहा, टाइम से घर आ जाना। मैंने सहमति से अपना सिर हिला दिया और दोनों सहेलियाँ गाड़ी में बैठकर पार्लर जाने के लिए निकल गई। मैंने जल्दी से अपनी सहेली के हाथ से मोबाइल ली और तुरंत अजीत के पास फ़ोन किया। अजीत ने पहले ही बहुत नाराज़गी जताई कि तुम्हारे पापा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। उन्होंने मेरी माँ की बेइज्जती करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ भूल जाता हूँ। तुम मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना है। मैंने अजीत से कहा, अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम दोनों भागकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैं पार्लर में हूँ, तुम आओ और मुझे जल्दी से ले जाओ। हम आज ही कोर्ट मैरिज कर लेंगे। अजीत ने कहा, क्या ये सब ठीक होगा? मैंने कहा, हाँ सब ठीक होगा। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। धीरे धीरे करके वो सब कुछ भूलकर मुझे अपना लेंगे। अजीत ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पार्लर के आसपास ही खड़ा रहूँगा, तुम मुझे फ़ोन कर देना। पार्लर के बाहर पहुंचते ही मैंने ड्राइवर को बहाने से घर भेज दिया। उससे कहा, मेरे लहंगे का मैचिंग दुपट्टा घर पर ही छूट गया है, आप मुझे वो लाकर दे दीजिए, तब तक मैं तैयार होती हूँ। ड्राइवर के जाने के बाद मैंने तुरंत अजीत को फ़ोन मिलाया और उसे आने को कहा। वो अगले ही पल मेरे पास आ गया। मैंने अपनी दोस्त को सब कुछ समझा दिया था और उसके बाद मैं अजीत के साथ चली गई। हम दोनों ने मंदिर में शादी की और उसके बाद मैं अजीत की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। ये मैं नहीं जानती थी कि मेरे यह कदम उठाकर कितनी बड़ी गलती की है। मैं इधर जैसे ही मेरे माँ बाप को मेरे लापता होने की खबर मिली तो उन पर सातों आसमान एक ही साथ टूट पड़े। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकती हूँ। मेरे घर तो कयामत सी आ गई थी। मेरे पापा उसी वक्त जान से मारने के लिए निकल गए लेकिन माँ ने उनका पैर पकड़कर कहा कि इतना गुस्सा मत कीजिए, वह हमारी इकलौती बेटी है, भले ही आप उसे माफ ना करें लेकिन उसे बख्श दे, उसके साथ ऐसा कुछ ना करें। माँ के लाख समझाने पर पापा किसी तरह मान गए। अजीत के घर आए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन मेरे मायके की में खामोशी थी। मैं ना समझ सकी कि तूफान के आने से पहले इस तरह खामोशी ही होती है। मैं सुकून से अपने ससुराल में ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरी सास बहुत अच्छी थी, ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन अजीत ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और साथ साथ वो अपना काम भी करते थे। मेरी सास आस पड़ोस के कपड़े सिला करती थी। मैंने भी उनके साथ रहते रहते सिलाई सीख ली थी। मेरे ससुराल वालों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मैंने शुरू में परेशानियाँ हुई, लेकिन धीरे धीरे यहाँ एडजस्ट हो गई थी। इसी तरह हमारी शादी को 6 महीने गुजर गए। मुझे महसूस हुआ कि मेरी सास का रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा होता जा रहा था। वो बार बार मुझसे कहती थी कि अब तुम्हें अपने माँ बाप से मिलने चलना जाना चाहिए, तुम उनकी इकलौती बेटी हो, वह तुम्हें याद करते होंगे और अब तो उन लोगों ने तुम्हें माफ़ भी कर दिया होगा। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने माँ बाप के गुस्से का सामना कर पाती। उनकी बातें मैं हर बार कोई न कोई बहाना करके टाल देती। दिन गुजरते जा रहे थे। अजीत का रवैया भी मेरे प्रति कुछ अजीब सा होता जा रहा था। मैं उनसे उनके रवैये के बारे में पूछना चाहती थी, फिर सोचा हो सकता है काम का प्रेशर ज़्यादा हो इसलिए परेशान हो। उस दिन भी हर रोज़ की तरह अजीत नाश्ता करके अपने काम पर चले गए। पीछे से मैंने अपने सारे काम निपटाए और सुकून से बैठ गई क्योंकि अब मेरे पति को घर रात को ही आना था। कुछ देर बाद मैंने दोपहर का खाना बनाया और फिर मैंने और मेरी सास ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। तभी मेरे कानों में मेरे पति की मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो आज इतनी जल्दी कैसे घर आ गए। मैंने जाकर देखा तो मेरी सास बाहर बैठी थी। उन्होंने अजीत से जल्दी घर आने की वजह पूछी तो अजीत ने बताया आज कॉलेज की छुट्टी थी और दफ्तर में भी कुछ खास काम नहीं था, इसलिए जल्दी आ गया। मैंने अपने पति को खाना निकाल कर दिया और उसके बाद किचन में चाय लेने वापस आई तो देखा मेरे पति अजीत मर चुके थे। मैं ये मंजर न देख पाई और बेहोश हो गई। मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मैंने मरे हुए पति के पास जाना चाहा तो मेरी सास ने मुझे यह कहकर उनके पास से जाने न दिया कि तुम कातिल हो, और यह कहकर उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोते हुए सड़क पर चली जा रही थी, तभी मेरे कानों में एक औरत की आवाज़। उसे मदद की ज़रूरत थी। मैंने उसकी मदद की तो उसने मुझे दुआएं देते हुए घर जाने को कहा और साथ में ही कहा कि घर जाने के बाद तुझे ऐसी खुशी मिलेगी जो आज तक किसी औरत को न मिली
बोली होगी। उसकी बातें सुनकर मजबूरन मैं घर पहुंची और जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देख मेरे होश उड़ गए। दरवाजा खोलते ही मेरे ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। गुलाब की ताज़ा पत्तियां मेरे ऊपर गिरने लगी। मैंने नजर उठाकर देखा तो मेरे पति की लाश गायब थी और साथ ही साथ सारे लोग भी गायब थे। घर को फूलों की मदद से सजाया गया था। फूलों से दरवाजे से लेकर अंदर पहुंचने का रास्ता बनाया गया। देखकर मैं बड़ी हैरान हुई कि ये क्या है। मैं तो मातम वाला घर था, यह तो मातम होना चाहिए था। ये सब क्या है? मेरे पति की लाश कहाँ गई? मेरी सास कहाँ गई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उन फूलों की पत्तियों से गुजरते हुए घर के अंदर गई। मेरी सास ने कमरे से बातें की आवाज़ आ रही थी। अंदर से आने वाली आवाज़ सुनाई। मुझे अपने कानों पर यकीन न हुआ और मुझे उस औरत की बातें सच लगने लगी। उसने सच ही कहा था। मैं बेसहारा नहीं बल्कि भोली और कम अकल हूँ। मेरी नाक के नीचे इतनी घिनौनी साजिश रचाई गई, लेकिन मैं बेखबर थी। कैसे मोहब्बत की आड़ में मेरे साथ इतना गंदा खेल किया गया। मुझे बेतहाशा खुद ही कम अकली का पर गुस्सा आया। मैंने कैसे एक शख्स से इतना मौका दे दिया कि वह आकर मेरी ज़िंदगी से खेल गया। मेरी सास मेरे पति से कह रही थी कि सारी तैयारी हो गई है, तुम जाओ और उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। पति ने कहा, मैं तो उसकी नज़र में मर चुका हूँ, वो कैसे आएगी मेरे साथ? फिर मेरी सास ने कहा, वो बहुत भोली है, तुम उसके सामने कोई बहाना कह देना कि मैं बेहोश हो गया था तो लोगों ने मुझे मुर्दा समझ लिया था। इतने में मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी कह के किसी भी कीमत पर उसे वापस लेकर आओ। तुम जानते हो ना कि जिस मकसद के लिए तुमने उससे शादी की थी वह अब जाकर पूरा हुआ है। अब उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते ना। कितना इंतज़ार किया था मैंने इस दिन का। मैं कितनी खुश हुई थी जब तूने मुझे आकर बताया कि तूने एक अमीर लड़की को अपने जाल में फंसा लिया है। लेकिन मुझे क्या पता था कि इतना खड़ूस बाप इतना सख्त होगा। जब तुम दोनों भागे तो यही समझी कि वह इकलौती औलाद को माफ़ कर देगा, लेकिन नहीं, उस बूढ़े ने तो सारा प्लान ही चौपट कर दिया। और इसको देखो लैला, कहीं की तुमसे चिपक कर ही बैठ गई। मैंने तो तुम्हारी मौत का ड्रामा इसलिए रचाया था कि उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से निकाल दूं, क्योंकि उसके मायके तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली थी। हम कब तक उसे मुफ्त की रोटियां खिलाते। इसलिए मैंने जानबूझकर तेरे खाने में बेहोशी की दवा मिलाई और स्प्रे से झाग भी लगा दिया और खून का क्या जरा सा काट लगा और तेरे नाक से और मुंह से खून भर गए। और मैं हैरत से खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। अभी और क्या क्या सुनना बाकी थे। अगली बात सुनकर तो यह लगा जैसे कयामत तो आ गई। पहले तो बस छोटे मोटे झटके थे मेरी सास की, अगली बात ने तो मेरे जिस्म में जान निकाल दी। मैं बेतहाशा फर्श पर गिर पड़ी। मेरे पति और सास ने कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर दरवाजे की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर खौफ की झाइयाँ आने लगी। उन्होंने मुझे उठाकर बिस्तर पर लिटाया और जब मुझे होश आया तो मेरा पति अजीत कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। मैं तुरंत उठी और कहा, मुझे अपने माँ बाप के घर जाना है। मैं उनकी कोई भी बात सुने बगैर बाहर की तरफ बढ़ गई और अपनी मम्मी पापा के घर जाने लगी। वहाँ पर पहुँची तो पता चला कि मेरे पापा एक हफ्ते पहले ही इस दुनिया से चल बसे और अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गए। मेरी माँ मुझे देखते ही मेरे गले लगकर रोने लगी। यही हाल मेरा भी था। दरअसल अजीत ने मुझसे दौलत की लालच में आकर शादी की थी। पहले तो सब ठीक रहा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरे पापा गुस्से में मुझे फूटी कोड़ी नहीं देने वाले तो उनका दिल मेरी तरफ से खट्टा हो गया। दोनों माँ बेटे मुझे निकालने की वजह ढूंढने लगे और जब उन्हें कोई वजह न मिली तो अपने मरने का ड्रामा ही रचा बैठे और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे घर जाते ही उन्होंने किसी से खबर सुनी कि मेरे पापा मर गए और अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गए। तो यह खबर सुनते ही मेरे पति उठकर बैठ गए। मोहल्ले वाले कुछ तो डर गए और कुछ ने वजह जानने की कोशिश की तो उन्हें ऐसा महसूस आया कि उसे तो कुछ याद नहीं है। सबने यही समझा कि हमारी ही गलती है, हमने बेहोशी को मौत समझ लिया। एक एक करके सारे लोग वहाँ से चले गए। मेरी सास और मेरे पति प्रॉपर्टी की लालच में अब मुझे वापस लाना चाहते थे ताकि मेरी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सके और इसलिए उन्होंने मुझे खुश करने के लिए मेरा स्वागत किया, पूरा इंतज़ाम किया। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया कि मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। शाम होते ही मेरे पति और मेरी सास मेरे घर आए और मुझे माफ़ी मांगने लगे, लेकिन मुझ पर उनके किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। वह मायूस लौट गए। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरी सास को उनके किए की सज़ा मिल गई और उनके पूरे शरीर में फारिश मार दिया। अजीत की भी हालत बहुत ख़राब थी। उसकी हालत देखकर मेरा दिल खून
के आंसू रोता। चाहे उसने मेरा साथ जो भी किया, लेकिन वो मेरी मोहब्बत था, इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने उसको माफ़ कर दिया। मेरी सास और मेरे पति दोनों बहुत बदल गए हैं। उनकी ज़िंदगी से दौलत की हवस ख़त्म हो चुकी। 2 साल बाद भगवान ने मुझे एक खूबसूरत बेटा दिया और मैं हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रही थी। दौलत के लालच इंसान को अंधा कर देती है। वो संभल तो जाता है, मगर ठोकर लगने के बाद तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर